वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर संबंधित है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेंटेंस पैटर्न से संबंधित हम लोग ने मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा और वहाँ तक के जितने कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले वीडियो लेक्चर में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था और फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा था, क्लॉजेस के बारे में, प्रिंसिपल क्लॉजेज, डिपेंडेंट क्लॉजेज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। और फिर उसके बाद फिर सिंपल सेंटेंसेस को समझा था कि सिंपल सेंटेंसेस हम किसको बोलते हैं। और फिर दूसरे वीडियो में हमने कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, जो कि इसका पिछला वीडियो था। और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वीडियो को लेकर के। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको सिंपल सेंटेंस के पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और साथ साथ कंपाउंड सेंटेंस के भी पूरे कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपको आज का लेक्चर शुरू करता हूं कि आपको यह भी जो लेक्चर है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट मैं आज मैं आपको लोगों को बताऊंगा, वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? तो जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज़ वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। मेन क्लॉज क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, जिसका मीनिंग क्लियर होता है, ठीक है, स्पष्ट होता है और इंडिपेंडेंटली उसका प्रयोग हम कर सकते हैं सेंटेंस से निकालकर। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको बोलते हैं? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, उसमें एक मेन क्लॉज होना निश्चित है और दूसरी बात, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना निश्चित है। अब आपसे एक सवाल है, आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो नीचे कमेंट होता है कमेंट करके बताना कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो डेफिनेशन अभी बताया है और इसके पहले जो मैंने कंपाउंड सेंटेंस बताया था, दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के डिफरेंस क्या है, क्लॉजेस से संबंधित, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से संबंधित, ये डिफरेंस आप हमको कमेंट में बताएंगे। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट का। ओके, एनीवे, तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हुआ, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सेंटेंस है जिसमें मेन क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एग्जाम्पल में चलो देखते हैं कि सी सेड दैट सी डिड नॉट नो हु किल्ड हर हस्बैंड। ओके, तो इसमें मेन क्लॉज कौन सा है? तो सी सेड, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है इसका, तो सी सेड एक मेन क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? वैसा क्लॉज जिसको सेंटेंस से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो इसका पूरा मीनिंग स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो उसमें से पहला क्लॉज है हमारा दैट सी डिड नॉट नो। ठीक है, दैट के साथ ये क्लॉज जुड़ा हुआ है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और यहाँ पर हु किल्ड हर हस्बैंड, ठीक है, ये भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ही है। तो ये दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। तो एक मेन क्लॉज हो गया, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 3 years हैव पास्ड सिंस आई केम हियर। ठीक है, तो 3 years हैव पास्ड, ये क्या हो गया? ये पूरा का सेंटेंस, ये वाला पार्ट, ये हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है? 3 years हैव पास्ड, पूरा मीनिंग क्लियर है इसका, कहीं से कोई डाउट नहीं है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हुआ? सिंस आई केम हियर, क्योंकि सिंस लगा हुआ है, आई केम हियर, तो सिंस के साथ चूंकि जुड़ा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हो गया? अपूर्ण हो गया, पूरा अर्थ इसका नहीं हो पाया। ठीक है ना? तो इस तरह से हम देख लिए कि दो एग्जाम्पल, यहाँ पे दो एग्जाम्पल से हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उदाहरण को समझ लिया है। एक में दो सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहा है, दूसरे में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहा है। तो ये दोनों ही के दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उदाहरण है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? तो एक मेन क्लॉज रखने वाला और साथ साथ एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखने वाला। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यह उदाहरण और यह कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आया होगा। अब इसी आशा के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो जिस तरह से हमने बताया था आपको कि एक कंपाउंड सेंटेंस को कैसे पता लगाते हैं उनका, उसी प्रकार से अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो पहला इसका क्या है पता करने का तरीका? जिस प्रकार से हमने देखा था कि एक कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ था। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है इसका उदाहरण भी मैंने आप लोगों को दे दिया था। उसी प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक तरह से देखो तो कुछ मीन कोई खास बात नहीं है। दो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने, एक प्रिंसिपल क्लॉज को और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होता है उसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो इफ टू और मोर क्लॉजेस इन एनी सेंटेंस इज जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और इस सेंटेंस के इस कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पहचान क्या होगा? मैंने कंपाउंड सेंटेंस जब पढ़ा रहा था तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल दिए थे और आपसे कहा था कि आप उसको याद कर लीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने याद किया होगा, और जिन लोगों ने याद नहीं किया है कृपया करके उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद किए, आपको ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी याद करने पड़ेंगे निश्चित तौर पर। इससे क्या होगा कि आपका कंजंक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा, ठीक है ना। फिर जो कंजंक्शन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन के चैप्टर को, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। और ये सारे ऐसे कंजंक्शन हैं जो काफ़ी कॉमन हैं और कॉमन तरीके से आप यहाँ तहाँ इसका यूज़ आप देखते रहते होंगे। अगर लिटरेचर पढ़ते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कोई भी दूसरे सेंटेंसेस पढ़ते होंगे तो इसका उदाहरण आपको दिखता होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मैं रिपीट यहाँ पर पढ़ के आपको बताता हूँ। एज, एज इफ, एज दो, एज दैट, एज लॉन्ग एज मच एज, दैन, ऑल दो, एज फार एज, so far as soon as, after, before, because, if, whether, even if, in case, that, so that, in order that, provided that, notwithstanding, that, then, now that, the moment, the minute, considering that, who, whom, whose, which, what, how, when, where, while, till, until, unless, etc। तो इतने सारे भी अगर आप याद कर लेते हो या ध्यान में रखते हो तो आपकी अंग्रेजी तो अच्छी होगी ही, साथ साथ सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा फिर कोई बहुत अच्छा उपाय नहीं मिलेगा आपको। चलो अब सेंटेंसेस को समझते हैं एग्जाम्पल्स के तहत। जैसे कि लेट अस गो टू द स्टेशन एज इट इज़ लेट, ठीक है। लेट अस गो टू द स्टेशन अपने आप में एक पूरा सेंटेंस हो गया, एज इट इज़ लेट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। उसके बाद आई एम हैप्पी दैट यू हैव मैनेज्ड एवरीथिंग, आई एम हैप्पी क्या हो गया? एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दैट यू हैव मैनेज्ड एवरीथिंग क्या हो गया? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ओके। सी किल्ड हर हस्बैंड इन ऑर्डर दैट सी माइट मैरी हर लवर, ठीक है। तो सी किल्ड हर हस्बैंड एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इन ऑर्डर दैट सी माइट मैरी हर लवर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ओके। तो ये क्लियर हो रहा है। तो ये किस तरह से यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर यहाँ ये याद होगा ऊपर वाला ये सारा, तो सेंटेंसेस की पहचान आपको आराम से होना शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रैन अवे द मोमेंट या द मिनट यू केम, यू विल हैव टू टेल मी हाउ लॉन्ग शी विल स्टे हियर, ही टॉक्स टू मी एज इफ ही वॉज माई बॉस, he is an honest man though although he is poor, I want to know whether you will do your homework or not, what will you do in case you fail, think before you leap। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। क्यों? क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक कुछ नोट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित। पहला नोट पॉइंट ये कहता है कि व्हेन रिलेटिव्स लाइक हु, whom, whose, which, when, where are used in defining way in a sentence, such a sentence is called a complex sentence। अब देखो क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंपाउंड सेंटेंस का जो वीडियो था, उस कंपाउंड सेंटेंस के वीडियो में हमने क्या चर्चा किया था? हमने चर्चा किया था डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग यूजेस का, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के या फिर हाँ रिलेटिव प्रोनाउन के, ठीक है ना, नॉन डिफाइनिंग यूजेस का प्रयोग किया था, ठीक है ना। नॉन डिफाइनिंग यूजेस का प्रयोग किया था, ठीक है। उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कॉमा को नोट करना, अगर हु हुम के बाद अगर कॉमा दिख जाए तो समझ लेना कि नॉन डिफाइनिंग है। यहाँ पर अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस क्या होगा? तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, ऐसा मैंने आपको बताया था, राइट, ठीक है।
रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर मैं उसमें आपको डिफाइनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, नॉन डिफाइनिंग एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। लेकिन चूंकि अभी वो चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको हिंट देना है, चूंकि चर्चा आ गया है, इसलिए मैं हिंट देके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये हिंट भी पकड़ लिए तो काफ़ी है अभी के लिए समझना, तो बस इतना ही समझ लो। तो कॉमा, नॉन डिफाइनिंग में कॉमा लगा हुआ था, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस क्या बन रहा था, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा था। अभी यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है डिफाइनिंग वे में, मतलब उन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आपको करना है डिफाइनिंग वे में। डिफाइनिंग वे का मतलब होता है कॉमा नहीं लगा रहेगा, ठीक है। हु हुम व्हिच का यूज तो होगा बट विदाउट कॉमा, ठीक है ना, विदाउट कॉमा। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कॉमा नहीं होगा। ओके, चलो, मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कुछ इस प्रकार से किया रहे कि वो डिफाइनिंग वे में किया रहे, मतलब कॉमा ना हो, ठीक है, तो वैसा सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर कॉमा लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उसको कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर कि रिमेंबर दैट अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिटन विदाउट कॉमास। इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। रिमेंबर दैट डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिटन विदाउट कॉमास। ओके, चलो, इतना मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखो बिना कॉमा के। द बॉयज हु केम हियर टुडे वर माई फ्रेंड्स। द चाइल्ड हुज पेरेंट्स लिव इन अमेरिका हैज़ कम टू सी यू। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट फर्स्ट। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, तो ये सारे डिफाइनिंग यूजेस के एग्जाम्पल है, और ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, दीज ऑल सेंटेंसेस आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर किसी का क्लियर नहीं हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें, पार्ट 2 जरूर देखें। पार्ट 2 देखिएगा तो वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट नोट में कि जब वाइल का यूज़ बताए थे, वाइल का यूज़ जबकि के अर्थ में होता है, ठीक है ना, वेयर एज के मीनिंग में, वेयर एज जबकि वाइल, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। लेकिन वाइल का एक दूसरा मतलब भी है। वाइल का दूसरा मतलब क्या है, जब या जब तक, ठीक है। तो अगर ये जब या जब तक के अर्थ में आएगा वाइल का प्रयोग, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा, कंपाउंड नहीं होगा। कंपाउंड होने के लिए इसको जबकि के अर्थ में आना होगा, और उसके उदाहरण जानने के लिए आपको पिछला वीडियो फिर से देखना होगा, ठीक है। आप लोग पिछला वीडियो फिर दोबारा देखिए, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वाइल का अर्थ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब वाइल इज यूज इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग द टाइम और एज लॉन्ग एज, मतलब कि जब या जब तक के अर्थ में अगर वाइल का यूज होता है तो वह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा होता है, और वैसे अर्थ में जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनता है। इसको नोट कर लीजिएगा। वाइल का प्रयोग है ना, अगर यहीं पर अगर जबकि के अर्थ में होता और इसका मतलब वेयर एज के इक्वल टू होता, ठीक है ना, वेयर एज के इक्वल टू होता, तो यह कंपाउंड सेंटेंस बनाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वाइल का प्रयोग हम जब या जब तक के अर्थ में कर रहे हैं, तो ऐसे अर्थ में यह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण में समझते हैं कि वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फादर केम, मतलब जब मैं टीवी देख रहा था पिताजी आ गए, ठीक है ना। या फिर वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो यहाँ पर वाइल का मतलब एज लॉन्ग एज है, मतलब जब तक है, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है ना, ऐसा कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि तो ये दोनों सेंटेंस किसके उदाहरण हो गए, तो ये दोनों सेंटेंस उदाहरण हो गए आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। ओके, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वाइल के जबकि वाले एग्जाम्पल को समझने के लिए अगर नहीं समझा है तो आप लोग पिछले वीडियो को पार्ट 2 को ज़रूर देखें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आपको नोट करना है वह यह है कि व्हेन बट, है ना, इज यूज एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कि बट का यूज होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इस पे नोट करो। इसका अर्थ होता था लेकिन या किंतु, है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर जब बट का यूज कर रहे होते हैं तो बट का मतलब क्या होता है, लेकिन या किंतु। तो ऐसे अर्थ में ये कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करता है। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो किसका निर्माण करेगा, कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करेगा। लेकिन बट का एक और अर्थ भी होता है। अगर उस अर्थ में बट का प्रयोग किया गया हो किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कंपाउंड ना होकर कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन किस अर्थ में, इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो but can also be used as a relative pronoun when it is used in the sense of who,
डैश डैश डैश, नॉट, दैट, नॉट, विच, डॉट डॉट डॉट, नॉट। हिंदी मतलब अगर बोलो तो जो नहीं, जिसको नहीं, जिसे नहीं, जिनको नहीं, जिसने नहीं, इस अर्थ में अगर बट का यूज़ किया गया होता है तो इसे हम तो इससे बने सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एंड इन दिस टेंस इट फॉर्म्स अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड फाइनली अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज फॉर्म्ड। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि देखो, देर इज नो मदर बट लव्स हर चिल्ड्रन। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन अटपटा लगने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, पहली बार सुन रहे हो शायद, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देर इज नो मदर बट लव्स हर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बट लव्स का मतलब क्या हो रहा है, हु डज नॉट लव, मतलब ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करे। तो जो नहीं का सेंस आ रहा ना यहाँ पर, क्लियर है ना। चलो, उसके बाद आता है देयर वॉज नन बट सॉ मी। ठीक है, तो यहाँ पर बट सॉ का मतलब क्या हो रहा है, हु डिड नॉट सी मी, ऐसा कोई नहीं था जिसने मुझे नहीं देखा। तो जिसने डॉट 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 नहीं का अर्थ आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से सेंटेंसेस के प्रयोग होते हैं और उसमें बट का प्रयोग किया रहता है। तो ऐसे अर्थ में हम बट को एक बट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का निर्माण करता है और सेंटेंस क्या हो जाता है, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि रिपीट करोगे, चीज़ों को रिपीट करोगे, बार बार 2 बार 3 बार सुनोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कृपया करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बट के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। दूसरा पहचानने का तरीका, पहला पहचानने का तरीका हो गया कौन सा, कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है, ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और इससे संबंधित जो कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स थे वो नोट्स भी मैंने बता दिया है कि ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन अगर डिफाइनिंग में हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसके बाद मैंने बताया कि वाइल का प्रयोग अगर जब या जब तक के अर्थ में हो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और तीसरा बताया कि वर्ड बट का प्रयोग अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो नहीं, जिसे नहीं, जिसको नहीं के अर्थ में हो रहा हो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरा तरीका समझते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने का। तो इफ़ अ क्लॉज इन अ सेंटेंस डज नॉट बिगिन विथ इफ, अगर कोई क्लॉज है किसी सेंटेंस में लेकिन उसकी शुरुआत इफ से नहीं होती है, इंस्टेड इट स्टार्ट्स विथ वेयर, हैड, शुड इन द सेम सेंस ऑफ इफ, लेकिन इस सेंटेंस की शुरुआत होती है वेयर से, हैड से, शुड से, लेकिन इसका मीनिंग इफ के बराबर ही होता है, यदि के अर्थ में ही होता है। ठीक है ना, तो वैसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ कि अगर कोई क्लॉज किसी सेंटेंस में इफ से शुरू ना हो करके शुरू हो वेयर से, हैड से, शुड से, लेकिन इनकी मीनिंग जो हो वो इफ के बराबर ही हो, मतलब कि यदि के अर्थ में ही हो, तो वैसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि शुड यू हेल्प मी आई वुड बी ऑब्लाइज्ड। याद रखिएगा, शुड यू हेल्प मी आई वुड बी ऑब्लाइज्ड मतलब इफ यू हेल्प मी आई वुड बी ऑब्लाइज्ड। ओके, उसी तरह से वेयर का यूज समझते हैं कि वर दे हियर दे वुड हेल्प मी। ठीक है, मतलब इफ दे वर हियर, इफ दे वर हियर दे वुड हेल्प मी, इसका सिंपल सा अर्थ है। हैड यू डन वेल यू वुड हैव बीन रिवॉर्डेड, इफ यू हैड डन वेल यू वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। तो इफ इसमें छुटा हुआ है, इफ का सेंस छिपा हुआ है, लेकिन प्रयोग हुआ है शुड का, वेयर का और हैड का इफ के अर्थ में, तो इफ लगाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है ना। तो सेंस इफ का ही निकल रहा है, लेकिन वर्ड कौन कौन सी यूज किए हम लोगों ने, शुड, वेयर और हैड। तो इस बात को आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो ये सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस कहलाएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। क्लियर है बात, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब तीसरा पार्ट पढ़ते हैं कि इफ अ सेंटेंस इज ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्मेट में हो, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री कॉमा फिर द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री, तो ये सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। बड़ा आसान सा है, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्लियर है, जैसे द मोर वी गेट द मोर वी वांट, तो द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री है, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। द रिचर यू आर द ग्रीडियर यू बिकम, जितने ज़्यादा अमीर अमीर होते हैं लोग उतने ही लालची होते चले जाते हैं। तो ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल हो गया आपको, द मोर प्लस दो मोर का, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री, द प्लस कॉम्पेरेटिव डिग्री। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। चौथा है पहचानने का तरीका
कि इफ इन अ सेंटेंस देयर आर टू क्लॉजेस एंड दीज क्लॉजेस आर नाइदर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन नॉर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, द सेंटेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कि दो क्लॉजेज अगर किसी सेंटेंस में है और ये दोनों दो क्लॉजेज ना ही किसी कंजंक्शन के द्वारा ज्वाइन किए गए हैं और ना ही किसी कॉमा से सेपरेट किए गए हैं, बस सीधा लिखा हुआ है, तो समझ लेना है कि वो सेंटेंस कैसा होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसे कि आई होप यू विल श्योरली सक्सीड, तो यहाँ पर आप बोल सकते थे आई होप के बाद दैट लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं लगा रहे हो, छोड़ दिए हो, ना कॉमा दिए हो, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ओके, इस बात को नोट कीजिएगा। द मोबाइल फोन यू बॉट इज कॉस्टली, यहाँ पे आप लगा सकते थे द मोबाइल फोन दैट यू बॉट इज कॉस्टली, या द मोबाइल फोन विच यू बॉट इज कॉस्टली लगा सकते थे ना, लेकिन नहीं लगाया है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। द बॉय यू वेयर लुकिंग फॉर हैज़ कम, है ना, जिस बच्चे को तुम खोज रहे थे, जिस लड़के को तुम खोज रहे थे, वो आया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी किसका उदाहरण है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है। बीच में ना ही कोई कंजंक्शन लगा है दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए और ना ही कोई कॉमा लगा है दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आज का पांचवा तरीका पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का, कि इफ इन अ क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस, किसी वाक्य के किसी क्लॉज में अगर वंश शब्द का प्रयोग किया गया है, किस शब्द का, वंश शब्द का प्रयोग किया गया है, किस अर्थ में, एक बार के अर्थ में, यदि एक बार के अर्थ में, या फिर जैसे ही के अर्थ में, ज्यों ही के अर्थ में वंश शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वैसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। नोट कीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस के किसी क्लॉज में वंश शब्द का प्रयोग यदि एक बार या ज्यों ही के अर्थ में किया गया है, वह सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लियर। अब उदाहरण में समझते हैं कैसे होता है, कि जैसे कि वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल हैव नो डिफिकल्टी, राइट। एक बार, यदि एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम क्लियर है। ओके। या फिर वंस यू सी द ताजमहल यू विल बिकम इट्स एडमायरर, ठीक है, आप एक बार ताजमहल देख लेंगे यदि, तो आप उसके प्रशंसक बन जाएंगे, है कि नहीं। तो वही है, तो दोनों अर्थ यहाँ पे आ रहा है, यदि एक बार भी आ रहा है या फिर एज सुन एज के अर्थ में। जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट समझेंगे आपको कोई परेशानी हो, जैसे ही आप ताजमहल देखेंगे आप इसके एडमायरर बन जाएंगे, है ना। तो इस अर्थ में भी ये चूंकि वंश का प्रयोग किया गया है इसमें और सेम अर्थ है जैसा मैंने बताया आपको, तो ये सेंटेंस कैसा है, दोनों एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ये अंतिम कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कॉन्सेप्ट आपके समाप्त हो जाएंगे। तो अंतिम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ द फर्स्ट क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव, पहला क्लॉज जो है वो इम्पेरेटिव नेचर का है और दूसरा क्लॉज जो है वो एंड प्लस असर्टिव का स्ट्रक्चर का लिए हुए है। ठीक है, ध्यान देना, पहला क्लॉज किसी सेंटेंस में इम्पेरेटिव नेचर का है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और दूसरा क्लॉज जो है वो एंड प्लस असर्टिव का स्ट्रक्चर लिए हुए। असर्टिव मतलब समथिंग दैट इज सेड वेरी कॉन्फिडेंटली और वेरी फोर्सफुली, उसमें कुछ हिम्मत नजर आती है, कुछ कॉन्फिडेंस नजर आता है, तो वैसे सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना। तो वैसा स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ओके ना। जैसे एग्जांपल में देखो सुभाष चंद्र बोस का ये फेमस कथन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, है ना। तो गिव मी ब्लड ये एक इम्पेरेटिव नेचर का सेंटेंस है, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस बात में कॉन्फिडेंस है ना। तो एसर्टिव नेचर का ये सेंटेंस है और एंड लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। दूसरा एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, स्विच ऑफ द फैन एंड आई विल बीट यू, इफ़ यू स्विच ऑफ द फैन आई विल बीट यू, ये अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ओवर हियर। ठीक है, तो ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस जो हो गया ये कैसा नेचर का हो गया, तो एक कॉम्प्लेक्स नेचर का सेंटेंस हो गया। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और नोट यहाँ पे जो आप लोगों को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जनरली क्या होता है कि इम्पेरेटिव क्लॉज जो होता है या इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट का सेंस प्रोवाइड करता है, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज किए गए हैं इससे ऐसा कोई सेंस नहीं निकलता है, बहुत दोनों में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं इससे हमको किसी शर्त का पता चलता है, किस चीज़ का, शर्त का। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं आज़ादी दूंगा, एक कंडीशन है, एक तरह से आज़ादी चाहिए तो खून देना पड़ेगा।
ठीक है ना, स्विच ऑफ द फैन एंड आई विल बीट यू, यदि तुम पंखा बंद करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इम्पेरेटिव तो है लेकिन मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ। तो ऐसे सेंटेंसेस में इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, उसका जो सेंस होता है वो थोड़ा चेंज कर जाता है। वो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर से चेंज करके किसी कंडीशन को कन्वे कर रहा होता है, किसी शर्त के बारे में बता रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको समझने के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये जो पूरा पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया वो आप लोगों को अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखें और पूरे कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक जो सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था डिफरेंस से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस के डिफरेंस से रिलेटेड, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में मैं ये बोलूँगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। लोगों के साथ शेयर करें, जितना संभव हो सके उतना शेयर करें, नॉलेज को स्प्रेड होने में मदद करें, किसी की मदद करें, ठीक है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, ख्याल रखें अपना और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।